रात के साए हवेली में गहरे होते ही माहौल में एक खास तरह का तनाव उभरने लगता था। और आज भी जब सरदार सालार की काली लैंड क्रूजर के टायरों ने हवेली के रास्तों पर अपने निशान छोड़े, तो पहरेदारों की थरथराहट दूर से महसूस की जा सकती थी। जैसे ही गाड़ी का भारी दरवाजा खुला, सालार के चमड़े के जूतों की आवाज़ ने खामोश राहदारियों में एक कंपन पैदा कर दिया। खान बाबा जल्दी से आगे बढ़े और झुककर सलाम किया। जी सरदार साहब, सब सामान कमरे में पहुंचा दिया है। खान बाबा ने धीमी आवाज़ में हुक्म की तामील की, मगर सालार के माथे की सलवटें बता रही थीं कि आज उसका मूड आम दिनों से ज़्यादा सख्त है। वो सीधा दीवान खाने की तरफ बढ़ा, जहां उसकी अम्मा तस्बीह हाथ में लिए उसका इंतजार कर रही थीं। सालार ने उनके करीब जाकर सर झुकाया तो उन्होंने प्यार से उसके माथे पर हाथ रख दिया, मगर अगले ही पल उनके लहजे में वही खास सख्ती लौट आई जो इनाया के जिक्र पर हमेशा जाहिर होती थी। सालार, अब तुम ही इस घर के बिगड़ते हुए सिस्टम को देखो। वो लड़की जिसको तुम्हारे बाप ने अपनी बहन के गुनाहों का कफारा समझकर इस घर में पनाह दी थी, अब उसके नखरे हमसे बर्दाश्त नहीं होते। अम्मा जी ने तीखे शब्दों में शिकायतों का दफ्तर खोल दिया। अम्मा जी, वो अभी बच्ची है, शहर के खुले माहौल से आई है, उसे यहाँ ढलने में थोड़ा तो वक्त लगेगा ना। सालार ने छोटा सा जवाब दिया, मगर अम्मा जी ने उसे बीच में ही रोक दिया। बच्ची नहीं है वो, 19 साल की जवान लड़की है और तुम्हारी मनकुहा है। उसे पता होना चाहिए कि ये सरदार की हवेली के आदाब क्या हैं। आज फिर वो सारा दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकली और ना ही किसी काम को हाथ लगाया। अगर तुम्हारे मरते हुए बाप ने अपनी बहन के भागकर शादी करने वाले दाग को धोने के लिए नेक काम न करवाया होता, तो मैं उस लड़की को चौखट के अंदर कभी ना आने देती। सालार ने एक लंबी सांस भरी और खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसे याद था कि कैसे उसके पापा ने मरते वक्त उसका हाथ थामकर वसीयत की थी कि वो अपनी फूफी की बेटी, उनकी इकलौती निशानी को तनहा नहीं छोड़ेगा। सालार की उम्र 29 साल थी और वो एक मचा हुआ बिजनेसमैन था, जबकि इनाया अभी लड़कपन की दहलीज पर खड़ी एक खामोश और चुपचाप सी रहने वाली लड़की थी। जैसे ही उसने अपने कमरे का भारी दरवाजा खोला, उसे एसी की ठंडक के साथ एक हल्की सी खुशबू का एहसास हुआ, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अपना कोट उतारकर बेड पर फेंका और सीधा वॉशरूम की तरफ चला गया। कुछ देर के बाद जब वो सिर्फ टॉवल लपेटे गीले बालों से पानी निचोड़ता हुआ बाहर निकला, तो उसकी नज़र सीधे बेड पर जाकर पड़ी, जहाँ इनाया उल्टी पड़ी बेखबर सो रही थी। उसके रेशमी बाल तकिए पर बिखरे हुए थे और चेहरे पर वो मासूमियत थी जो सिर्फ गहरी नींद में आती है। सालार को एक हैरत का झटका सा लगा कि वो यहाँ क्या कर रही है, मगर उसके अंदर एक अजीब सी लहर उठी। वो धीरे से उसके करीब हुआ। उसके गीले बालों से टपकती पानी की ठंडी बूंदें इनाया के गोरे मुखड़े और गर्दन पर जाकर गिरी, तो वो एकदम करंट खाकर उठ बैठी। सामने सालार को इस हालत में देखकर उसकी आंखें फैल गईं। आप, वो, मैं। इनाया ने घबराकर अपने दुपट्टे को सही करने की कोशिश की, मगर सालार के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। क्या वो, मैं क्या? हाँ, अभी से सुहागरात मनाने का दिल है क्या? सालार ने भारी और खुमार भरी आवाज़ में कहा, तो इनाया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। नहीं, वो मैं तो आपके रूम की चादर बदलने आई थी, तो कमर सीधी करने के लिए लेटी, पता ही नहीं चला कब आँख लग गई। मुझे नहीं पता था कि आप कमरे में हैं। वो जल्दी से उठकर भागने लगी कि सालार ने एक जोरदार झटके से उसका बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और वो अचानक ही उसके चौड़े सीने पर जाकर गिरी। प्लीज़ छोड़िए मुझे, इनाया ने विरोध करना चाहा, मगर सालार की पकड़ मजबूत थी। अब आई हो तो खुश करके जाओ, शौहर हूँ तुम्हारा। तुम्हें देखकर उस रिश्ते की नज़ाकत को महसूस करते हुए मेरे अंदर जो जज्बात भड़के हैं, इन्हें शांत कौन करेगा? सालार ने उसे अपने टॉवल के लपेटे में लेते हुए उसके कान के करीब धीरे से सरगोशी की थी, जबकि इनाया का दिल तेज रफ्तार से धड़कने लगा था। मुझे छोड़िए सालार जी, कोई देख लेगा, अम्मा जी देखेंगी तो नाराज होंगी। मगर उसे किसी की परवाह नहीं थी, वो उसे अपनी मिल्कियत समझता था। उसने इनाया की ठोड़ी को ऊपर उठाया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, इस हवेली में मेरी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, और तुम तो मेरी मनकुहा हो। तुम्हारा एक एक सांस मेरा है, तुम्हारे वजूद का एक एक अंग मेरा है। वो उसके गुलाबी लबों को फोकस करते हुए उसकी नर्म नाजुक कमर में अपनी उंगलियां धंसा गया। इनाया ने गहरी सिसकी भरते हुए घनी पलकों की झालर उठाकर उस पत्थर दिल इंसान को देखा, जिसकी मोहब्बत के दो बोलों के लिए वो हमेशा तड़पती रहती थी। आज जब वो उसके करीब था तो इनाया के दिल को सुकून मिलने की बजाय एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट सी हो रही थी। इनाया ने उसकी आंखों में वो तपिश देखी जो उसे डरा रही थी।
कमर से हाथ हटाता वो उसी हाथ की 2 उंगलियों से उसके नाजुक लबों को छू गया। अपने निचले होठों को दांतों से कुचलते हुए उसने इनाया के लबों की नरमी को अपनी उंगलियों के पोरों से अपने दिल में उतरता हुआ महसूस किया। अचानक ही उसका दिल जोरों से मचलने लगा कि इन नाजुक लबों की नरमी को अपने होठों से महसूस करे, और फिर अगले ही पल आंखें बंद करता हुआ वो उसके लबों की ओर झुका था कि इनाया ने उसके सीने पर दोनों हाथ रखकर उसे पीछे की ओर पुश किया। वो जो मदहोशी और खुमारी में एकदम बेखबर था, उसके धक्का देने से हल्का सा पीछे हुआ था, जबकि इनाया मुश्किल से अपनी जान छुड़ाकर बाहर की तरफ भागी। रहदारी में अंधेरा था और वो तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक आरजू से टकरा गई। आरजू ने उसे संभाला और उसके परेशान हाल चेहरे को देखकर सब समझ गई। इनाया भाभी, आप ठीक तो है ना? भाई ने फिर कुछ कहा है क्या? आरजू ने हमदर्दी से पूछा। तो इनाया की आंखों में आंसू आ गए। आरजू, मैं यह नहीं रह सकती, दम घुटता महसूस करती हूँ। तुम्हारे भाई मुझे इंसान नहीं, अपनी कोई जायदाद समझते हैं। मुझे शहर वापस जाना है, जहाँ मैं और मेरा भाई सुकून से रहते थे। यहाँ तो हर दीवार मुझ पर नजर रखती है। आरजू ने उसके कंधे पर हाथ रखा और खामोशी से उसे उसके कमरे की तरफ ले गई। वो जानती थी इनाया इस वक्त किस कदर जहनी दबाव का शिकार है। जहाँ एक तरफ अम्मा जी की नफरत थी, तो वहीं दूसरी तरफ सालार का वो जुनूनी अंदाज जो उसे अपनी पकड़ में रखना चाहता था। इनाया अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर गिर पड़ी और उन पलों को याद करने लगी जब उसके पापा जिंदा थे और वो शहर में आज़ाद तितली की तरह उड़ती फिरती थी। उसे क्या मालूम था कि पापा का वो एक वादा और सालार के बाप की मौत उसे इस हवेली की कैद में धकेल देगी, जहाँ वो मनकूहा तो थी मगर उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं थी। सालार का वो एक जुमला, अब आई हो तो खुश करके जाओ, उसके कानों में हथौड़े की तरह बरस रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि सालार उसे सिर्फ अपनी जिद और सुकून का जरिया समझता है, जबकि वो उसके दिल तक पहुंचना चाहती थी। हवेली की खामोशी में अब सिर्फ पहरेदारों की सीटियों की आवाज़ें गूंज रही थीं, मगर इनाया के अंदर एक तूफान मचा हुआ था जो उसे खामोश रहने नहीं दे रहा था। वो जानती थी रिश्ता अब उसकी तकदीर है, मगर इस तकदीर को स्वीकार करना उसके लिए किसी कड़ी सजा से कम नहीं था। उधर सालार अपने कमरे में अकेला बैठा अब भी इनाया की खुशबू को महसूस कर रहा था। उसे अंदाजा था कि उसने उसे डरा दिया है, मगर सरदारों के तौर तरीके ऐसे ही होते हैं। वे मोहब्बत करना नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ हक जताना जानते हैं, और इनाया तो उसके खून का हिस्सा थी, उसकी फूफी की निशानी, जिसका कफारा उसे अदा करना था, चाहे वो प्यार से हो या ज़बरदस्ती से। उसने सिगरेट सुलगाई और खिड़की से बाहर फैले अंधेरे को देखने लगा, जहां इनाया के ख्वाब दम तोड़ रहे थे और उसकी अपनी सरदारी की अना उभर रही थी। अगली सुबह हवेली के लंबे चौड़े नाश्ते की टेबल पर खामोशी पसरी हुई थी, मगर ये खामोशी सुकून वाली नहीं बल्कि किसी तूफान की आहट महसूस करवा रही थी। इनाया ने कांपते हाथों से अम्मा जी के सामने चाय का कप रखा तो उन्होंने अपनी ऐनक नाक पर टिकाते हुए उसे सिर से पांव तक कड़ी नजरों से देखा और फिर सख्त लहजे में बोली, सुना है कल रात तुम सालार के कमरे में पाई गई थी। क्या अब शहर के संस्कार इतने गिर गए कि बिना विदाई की लड़कियां शौहर के कमरे में डेरा डालने लगी हैं? अम्मा जी की बात सुनकर इनाया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। वो मुश्किल से इतना ही बोल पाई, अम्मा जी, मैं तो सिर्फ चादर बदलने गई थी। मगर उन्होंने उसे बीच में ही रोक दिया। बस बस रहने दो इनाया बीबी, हमें सब पता है चादर बदलने में कितना वक्त लगता है और कितना वक्त बेड पर लेटने में। तुम इस हवेली की बहू बनकर आई हो, कोई बाजार की औरत नहीं जो अपनी इज्जत की परवाह ना करे। अगर सालार ने तुम्हें वहाँ देखा तो उसे क्या लगा होगा कि तुम उसे रिझाने के लिए वहाँ पर उसके कमरे में गई हो? इनाया ने तड़प कर सालार की तरफ देखा, जो खामोशी से नाश्ता कर रहा था। उसे उम्मीद थी सालार सच बताएगा, मगर सालार ने सिर उठाकर भी उसकी तरफ नहीं देखा, बल्कि अम्मा जी से बोला, छोड़िए ना अम्मा जी इन बातों को, इसे समझा दीजिए कि अपनी हद में रहे, मुझे बेकार की बहस पसंद नहीं। सालार की बेरुखी इनाया के दिल पर किसी खंजर की तरह लगी। वो खामोशी से वहाँ से उठ गई, जबकि अम्मा जी की बड़बड़ाहट अभी तक जारी थी। नाश्ते के फौरन बाद सालार खान दीवान खाने में चला गया, जहाँ उसका चचेरा भाई जाहिद पहले से मौजूद था। जाहिद के चेहरे पर एक मक्कार मुस्कुराहट थी। वो जमीने को कागज सालार के सामने पटकते हुए गुस्से से बोला, सालार भाई, ये जायदाद का बंटवारा अब हो जाना चाहिए। आखिर कब तक तुम अकेले इस सब पर कब्जा जमा रखोगे? सालार की आंखों में खून उतर आया। उसने जाहिद का गिरेबान पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया और दहाड़ते हुए कहा, जाहिद,
अपनी जुबान को लगाम दो। ये ज़मीन मेरे बाप के खून पसीने की कमाई है। तुम्हारे जैसे जुआरी को मैं 1 इंच ज़मीन भी नहीं दूंगा। अगर दोबारा जायदाद का नाम लिया तो याद रखना, सरदार सालार की दुश्मनी महंगी पड़ेगी। जाहिद डर से कांपते हुए अपना गिरेबान छुड़ाकर वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझा, मगर सालार का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। वो कमरे में इधर उधर टहलता रहा। उसे जाहिद पर भी गुस्सा आ रहा था और अपनी हालत पर भी। शाम गहराने लगी तो इनाया हवेली के पिछले हिस्से में लगे पुराने नीम के पेड़ के नीचे अकेली बैठी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे अपना शहर, अपना भाई और अपनी आज़ादी याद आ रही थी। उसे लग रहा था कि वो इस हवेली की ठंडी दीवारों में कैद होकर रह गई है, जहां उसे समझने वाला कोई नहीं। इतने में आरजू उसके करीब आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, इनाया भाभी, आप इतना क्यों रो रही हैं? भाईजान बस ऐसे ही हैं, मगर दिल के बुरे नहीं हैं। इनाया ने सिसकते हुए जवाब दिया, आरजू, मुझे यहाँ नहीं रहना। तुम्हारी अम्मा जी मुझे हर बात पर ताना देती हैं और तुम्हारे भाई तो मुझे इंसान ही नहीं समझते। कल रात उन्होंने मेरे साथ जो सलूक किया उसके बाद तो, और आज फिर दस्तरखान पर जो खामोशी की चादर ओढ़े रखी, उसने मेरा मान तोड़ दिया है। वो मुझे अपनी मिल्कियत समझते हैं, कोई जीती जागती औरत नहीं। आरजू ने उसे दिलासा देते हुए कहा, भाभी आप गलत समझ रही हैं। भाई को बचपन से ही जिम्मेदारियों के बोझ ने ऐसा सख्त बना दिया है। जब से पापा जी का इंतकाल हुआ है, वो इस हवेली और जायदाद को संभालने में इतने मगन हो गए हैं कि जज्बात का इजहार करना ही भूल गए हैं। उनके अंदर भी एक इंसान छुपा है जो आपसे मोहब्बत करता है, मगर वो जाहिर करने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो नरम हुए तो दुश्मन उन पर हावी हो जाएंगे। बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, देखना वो एक दिन जरूर बदलेंगे। इनाया ने आरजू की बात पर एक लंबी आह भरी और बोली, आरजू, वक्त तो बहुत है, मगर क्या मेरे अंदर की वो लड़की जिंदा रह पाएगी जो मोहब्बत पर यकीन रखती है? यहाँ तो हर तरफ सियासत, हर तरफ नफरत के साए हैं। अम्मा जी चाहती हैं मैं यहाँ से चली जाऊँ, और जाहिद चाहता है सालार को नीचा दिखाए। इस सब के बीच मेरा क्या कसूर है? आरजू ने उसके आंसू पोंछे और प्यार से कहा, आप सरदार सालार की मनकूहा हैं और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि भाई के होते हुए आपको नुकसान पहुंचा सके। बस आपको उनके दिल तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना होगा। दोनों काफ़ी देर तक वहीं बैठी बातें करती रहीं। हवेली की दीवारें इस दर्द की खामोश गवाह बनी रहीं जो इनाया के अंदर पल रहा था। सालार खिड़की से उन दोनों को देख रहा था। उसके हाथ में अभी भी सिगरेट थी और उसकी नज़र इनाया के मुरझाए हुए चेहरे पर जमी हुई थी। उसे पता था कि वो इनाया के साथ ज्यादती कर रहा है, मगर उसकी अना उसे झुकने नहीं दे रही थी। वो चाहता था कि इनाया खुद उसके पास आए और अपनी जगह बनाए, मगर इनाया की खामोश बगावत उसे बेचैन कर रही थी। रात के अंधेरे ने हवेली को अपने लपेटे में ले लिया और सियासत के नए जाल बुनने शुरू हो गए थे। इनाया को नहीं मालूम था कि आने वाला कल उसके लिए और कितनी आजमाइशें लेकर आएगा, मगर उसे इतना यकीन जरूर था कि अब उसे खामोश नहीं रहना। उसे अपनी पहचान के लिए लड़ना है, चाहे इसके लिए उसे सरदार सालार की अना से ही क्यों न टकराना पड़े। हवेली के हर कोने में एक नई साजिश जन्म ले रही थी और मोहब्बत के नाजुक पौधों को इन कड़वी जहरीली हवाओं से बचाना था जो उन्हें जड़ों से उखाड़ने के लिए तैयार खड़ी थीं। अगले दिन हवेली के माहौल में अभी पिछली शाम की कड़वाहट बाकी थी कि सुबह के वक्त सालार के कमरे में एक नई तरह की बेचैनी ने डेरा डाल दिया। बात करते हुए सालार ने अलमारी से अपनी शर्ट निकालकर बेड पर फेंकी और इनाया को आवाज़ देकर सख्त लहजे में कहा, इनाया, मेरा सूटकेस तैयार करो, मुझे कुछ ज़रूरी बिजनेस मीटिंग के लिए आज ही शहर निकलना होगा और फिर वापसी का भी अभी कुछ पता नहीं है। इनाया दूसरे कमरे की खिड़की के पास खड़ी बाहर की वीरानी को तक रही थी। वो धीरे से पलटी और खामोशी से उसके कमरे में जाकर उसके कपड़े तय करने लगी। कमरे में सिर्फ कपड़ों की सरसराहट और सालार के जूतों की हल्की आवाज़ गूंज रही थी। तनाव इतना ज़्यादा था कि इनाया को अपना सांस भी भारी महसूस हो रहा था। उसने सफ़ेद शर्ट उठाई और उसे बड़े सलीके से तय करते हुए धीमी आवाज़ में पूछा, क्या शहर जाना बहुत ज़रूरी है? अभी तो आप कल ही वापस आए थे। सालार ने आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल संवारते हुए जवाब दिया, सरदारों के काम सिर्फ हवेली में बैठने से नहीं चलते इनाया, वहाँ कुछ नई डील्स साइन करनी है और ज़मीनों के जो प्रॉब्लम्स जाहिद पैदा कर रहा है उनका हल भी शहर के वकीलों के पास है। इनाया ने लंबी सांस भरी। सूटकेस की जिप बंद करते हुए उसने उसकी तरफ देखा। आंखों में हजारों सवाल थे, मगर होंठ खामोश।
सालार ने अलमारी के दराज से पैसों की एक मोटी गड्डी निकाली और इनाया के हाथ में थमाते हुए बोला, ये रखो, तुम्हारी ज़रूरत के लिए है। अगर कुछ और चाहिए हो तो खान बाबा को बता देना, वो तुम्हारी हर ज़रूरत की चीज़ को शहर से मंगवा देंगे, मैंने उन्हें बोल रखा है। और देखो, अम्मा जी का ख्याल रखना, उनकी किसी बात का बुरा मत माना करो, वो बस तुम्हारी भलाई चाहती हैं। इनाया ने पैसों को अपनी हथेली पर देखा और फिर सालार के चेहरे की तरफ नज़र उठाई। सालार जी, क्या आपको लगता है मुझे सिर्फ इन पैसों की ज़रूरत है? क्या आपकी ज़ुबान से मोहब्बत के 2 बोल सुनना मेरी ज़रूरत नहीं? पापा ने माँ के मरने के बाद मुझे ये बता दिया था कि मेरे दिल में सिर्फ सरदार सालार की ही मोहब्बत होनी चाहिए। तब से मैंने अपने दिल में किसी और के लिए कोई जज्बात पैदा नहीं होने दिए। इनाया की आवाज़ में कंपन था, मगर सालार ने अपनी कलाई पर गढ़ी बांधते हुए एक ठंडी गहरी आह भरी और कहा, इनाया, ऐसी बातें करने का वक्त नहीं है मेरे पास। जिंदगी सिर्फ मोहब्बत के बोलों से नहीं चलती, जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं और मैं तुम्हें यहाँ हर ऐशो आराम दे रहा हूँ। तुम्हें और क्या चाहिए? इनाया का दिल जैसे बैठ गया। उसे महसूस हुआ वो एक ऐसे इंसान के सामने अपना दुख रो रही है जिसका दिल पत्थर की तरह ठोस है। उसने भी पैसे मेज पर रख दिए और बोली, आराम तो मुझे शहर में मेरे बाप के घर में भी मिलता था। मैं यहाँ इसलिए नहीं आई कि मुझे पैसों की गड्डियाँ दी जाएं। मैं तो एक सहारे और एक मान के लिए आई थी जो आप मुझे देने को तैयार नहीं। सालार ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सोफे पर पड़ा अपना कोट उठाया और कमरे से बाहर निकल गया। सालार के जाने के बाद उसकी बेरुखी इनाया के अंदर एक गहरा जख्म छोड़ गई थी। वो भागकर बालकनी में गई, जहाँ से हवेली का बाहर का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। नीचे सालार की गाड़ी स्टार्ट हो रही थी। उसने एक बार भी ऊपर बालकनी की तरफ नहीं देखा, जहाँ उसकी मनकूहा उसे हसरत भरी निगाहों से अलविदा कह रही थी। जैसे ही गाड़ी धुआं उड़ाती इनाया की आंखों से दूर हुई, उसके सब्र का बंधन टूट गया और वो वहीं फर्श पर बैठकर सिसकियां भरने लगी। अभी उसे रोते हुए कुछ ही पल हुए थे कि पीछे से अम्मा जी की कड़कदार आवाज़ आई, इनाया बीबी, अब ये रोना धोना बंद करो, नीचे आओ, किचन में बहुत काम पड़ा है, मेहमान भी आने वाले हैं और तुम यहाँ नवाबजादियों की तरह बालकनी में बैठकर वक्त बर्बाद कर रही हो। इनाया ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और मुड़कर देखा, जहाँ अम्मा जी की तीखी नज़रें उसे बुरी तरह घूर रही थीं। अम्मा जी, सालार अभी गए हैं तो मेरा दिल जरा उदास था। इनाया ने सफाई देनी चाहिए, मगर अम्मा जी ने हाथ के इशारे से उसे खामोश करवा दिया। मर्द तो आते जाते रहते हैं, उनके पीछे यूँ मातम करना हमारा काम नहीं होता। जाओ, जाकर आटे के डिब्बे साफ करवाओ और शाम के खाने की तैयारी देखो। जितना तुम काम में बिजी रहोगी, उतनी ही बेकार के ख्याल तुम्हारे दिमाग से बाहर निकलेंगे। इनाया खामोशी से सिर झुकाकर उनके पीछे चल दी। उसे एहसास हो रहा था कि अम्मा जी जानबूझकर उसे थका देना चाहती हैं, ताकि उसे अपनी तन्हाई और महरूमी को महसूस करने का मौका ही ना मिले। किचन की गर्मी और नौकरों की भागदौड़ में इनाया का दम घुटने लगा, मगर वो मशीन की तरह काम करती रही। कभी हांडी में चम्मच चलाती तो कभी रोटियां बेलती। उसके हाथ थक रहे थे, मगर दिमाग अब भी सालार की उस आखिरी बात पर अटका हुआ था। तुम्हें और क्या चाहिए? वो सोच रही थी, क्या एक औरत की पूरी कायनात सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान है? क्या उसके जज्बातों की कोई कीमत नहीं? शाम तक वो इतनी थक चुकी थी कि उसके पाँव थकान से भारी हो गए थे। आरजू ने किचन में आकर उसे देखा तो अफसोस से सिर हिलाया और फिर अम्मा जी की ओर देखा। अम्मा जी से कहने लगी, अम्मा जी, अब तो इसे जाने दें, सारा दिन हो गया है इसे काम करते हुए, ये बीमार पड़ जाएगी। मगर अम्मा जी ने गुस्से से आरजू को जवाब दिया, सरदारों की बहू है, इतनी नाजुक नहीं होना चाहिए, उसे अभी से आदत डालनी होगी, वरना शहर की हवा इसे कभी इस घर का हिस्सा नहीं बनने देगी। इनाया ने आरजू की तरफ देखा और फिर एक फीकी मुस्कुराहट के साथ बोली, कोई बात नहीं आरजू, मैं ठीक हूँ। काम करने से शायद मेरे अंदर का शोर थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाए। रात के पिछले पहर जब वो सालार के कमरे में पहुंची तो बिस्तर बिल्कुल वैसा ही पड़ा था जैसा सालार छोड़ कर गया था। उसने वो पैसे उठाए जो मेज पर पड़े थे और उठाकर दराज में डाल दिया और खुद बिस्तर पर गिर गई। उसे महसूस हुआ कि सालार से दूरी का ये फासला सिर्फ मीलों का नहीं बल्कि दिलों का है, जो वक्त के साथ साथ बढ़ता ही जा रहा था। उसे अपनी माँ की याद आई, जिन्होंने मोहब्बत की खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया था और आज उनकी बेटी उसी मोहब्बत की एक बूंद की प्यासी थी। उसकी माँ ने बरसों पहले ख़ानदान को ठुकराकर मोहब्बत की शादी की थी, जब उनके भाई ने उनसे हर रिश्ता ख़त्म कर दिया था। जब लगातार टेंशन और डिप्रेशन ने उन्हें एक ख़तरनाक जानलेवा बीमारी ने घेर लिया तो उनके भाई ने उन्हें अपनाना चाहा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
और तब इनाया की माँ ने अपने भाई से वादा लिया था कि वो उनकी जायदाद का हिस्सा उनकी जान से प्यारी बेटी इनाया को देंगे और उसका निकाह अपने बेटे सालार से करवा देंगे। और अब वो वादा वफा हो चुका था। जब इनाया 19 बरस की हुई और उसके पापा के भी आखिरी दिन थे तो उन्होंने अपनी इस अमानत को सालार के महफूज हाथों में दे दिया, बिना ये सोचे कि उसकी पढ़ाई अभी अधूरी है। हाँ, एक छोटा सा एहसान उस पर जरूर कर दिया गया था कि निकाह जल्दबाजी में हुआ था। जब इनाया इस निकाह को दिल से स्वीकार कर लेगी तो विदाई कर लेना। वो बिना एक शब्द कहे निकाह के बंधन में बांध दी गई और एक संगदिल इंसान के साथ इस हवेली में आ गई थी। इस घर की खामोश दीवारें अब उसे काटने को दौड़ रही थीं और वो सिर्फ अपने खुदा से एक ही दुआ कर रही थी, काश सालार उसे सिर्फ एक बार मोहब्बत से देख लेता, तब वो उसकी खातिर पूरी दुनिया की सख्तियां झेल लेती। मगर हकीकत बहुत कड़वी थी और वो उसी कड़वाहट के घूंट पीकर सोने की कोशिश करने लगी, जबकि बाहर चांद की चांदनी हमेशा की तरह हवेली के दरो दीवार पर चमक रही थी। सालार को शहर गए अभी 3 ही दिन गुजरे थे कि एक ठिठुरती रात हवेली का सुकून किसी भयानक ख्वाब की तरह चकनाचूर हो गया। रात के पिछले पहर जब इनाया अधूरी नींद में किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी कि अचानक ही हवेली के बाहरी गेट की तरफ से भारी असले की गूंज ने दरो दीवार को हिलाकर रख दिया। फायरिंग इतनी तेज थी कि परिंदे पेड़ों से चीखते हुए उड़ गए थे और हवेली के कुत्ते दहशत जदा होकर भौंकने लगे। अम्मा जी हड़बड़ाकर अपने कमरे से बाहर निकली। उनके हाथ पांव फूल रहे थे और वो बार बार तेज आवाज में कलमा पढ़ रही थी, या अल्लाह, ये क्या कयामत आ गई है। आज सालार घर पर नहीं और इन दुश्मनों ने मौका पाकर हमला कर दिया है। कोई है जो देखे बाहर क्या हो रहा है। आरजू भी शोर सुनकर अपने कमरे से भागती हुई आई और अम्मा जी के गले लगकर रोने लगी। अम्मा जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये तो जाहिद के आदमियों की आवाज़ लग रही है। वो लोग हवेली में दाखिल हो जाएंगे। अब हमारा क्या होगा। इनाया जो पहले तो सहम गई थी, मगर अगले ही पल उसके अंदर छुपी गैरत और ख़ानदानी खून की लहर जाग उठी। उसने फ़ौरन अपना दुपट्टा सही किया और मजबूती से दिल थामकर भागती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरी, जहां नौकर और गार्ड बदहवासी में इधर उधर भाग रहे थे। खान बाबा बंदूक थामे कांपते हुए खड़े थे। खान बाबा, होश में आइए, ये वक्त डरने का नहीं है। इनाया की आवाज़ में ऐसी गरज थी कि खान बाबा एकदम सीधे खड़े हो गए। बीबी जी, बाहर 20-25 आदमी हैं। सरदार सालार की गैर मौजूदगी में उनका हौसला बढ़ गया है। वो दीवार फांदने की कोशिश कर रहे हैं। खान बाबा ने कांपती हुई आवाज़ में बताया। इनाया ने एक पल भी बर्बाद किए बिना हुक्म दिया, खान बाबा, जितने भी जवान नौकर हैं उन्हें छत पर ले जाइए और जवाबी फायरिंग शुरू कीजिए। उन्हें लगना चाहिए कि सरदार सालार के वफादार अभी सोए नहीं हैं। बाकी सब लोग हवेली के अंदरूनी दरवाजे बंद करके पीछे हट जाएं। इनाया खुद दौड़कर अम्मा जी के पास पहुंची, जो अभी तक सोफे पर बैठी कांप रही थीं। अम्मा जी, आप और आरजू अंदरूनी तहखाने की तरफ जाइए। यहाँ खिड़कियों के पास रहना खतरनाक है। अम्मा जी ने हैरत से उसे देखा और बोली, तुम पागल हो गई हो इनाया, बाहर मौत नाच रही है और तुम हमें यहाँ से जाने का हुक्म दे रही हो। इनाया ने उनका हाथ थाम लिया और पूरे यकीन से कहा, अम्मा जी, आज मैं सिर्फ इस घर की बहू नहीं हूँ, सरदार सालार की इज्जत हूँ। मैं किसी बुज़दिल की तरह छुप कर नहीं बैठूंगी। आप जाइए प्लीज़। इनाया ने नौकरों को इकट्ठा किया और उनमें ऐसी हिम्मत भर दी कि जो गार्ड पीछे हट रहे थे वो दोबारा अपनी पोजीशन पर आ गए। फायरिंग का सिलसिला थोड़ी थोड़ी देर के बाद जारी था, मगर इनाया खुद राहदारी में घूम घूम कर हिफाजत के इंतजाम देख रही थी। उसकी आंखों में वो चमक थी जो किसी तजुर्बेकार सरदारनी की होती है। उसने खान बाबा से कहा, फायरिंग बंद मत होने देना, चाहे कुछ भी हो जाए। दुश्मन को एहसास नहीं होना चाहिए कि हम कमज़ोर पड़ रहे हैं। लगभग 2 घंटे की इसी कशमकश के बाद जब दूर से गाड़ियों की हेडलाइट चमकी और सायरन की आवाज़ आई तो हमलावर अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भाग निकले। उधर खबर मिलते ही सालार दीवानों की तरह गाड़ी भगाता हुआ हवेली पहुंच चुका था। उसका चेहरा गुस्से के मारे बुरी तरह तमतमा रहा था। जैसे ही वो गाड़ी से उतरा, उसने हाथ में पकड़ी पिस्तौल से हवा में फायर किया और चिल्लाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। अम्मा, आरजू, कहाँ हो तुम? सब लोग ठीक तो हो ना? वो हाँफ रहा था। खान बाबा ने तुरंत आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और गर्व से बोले, सरदार साहब, अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। इनाया बीबी जी ने आज तो कमाल कर दिया। अगर वो हिम्मत न दिखाती और हमें न संभालती तो आज हवेली का नक्शा कुछ और होता। उन्होंने मर्दों की तरह खड़े होकर हमारा हौसला बढ़ाया है। सालार की निगाहें इनाया को तलाशने लगीं, जो एक कोने में खामोश खड़ी थी। उसके माथे पर पसीना था
धीरे धीरे कदमों से सालार उसके करीब आया। अम्मा जी ने भी इनाया की तारीफ शुरू कर दी। सालार बेटा, इस लड़की ने आज अपनी जान की परवाह नहीं की, ये ना होती तो हम सब मारे जाते। सालार ने इनाया के चेहरे को गौर से देखा। इनाया को लगा कि अब शायद सालार उसे सीने से लगा लेगा या कम से कम प्यार के दो बोल बोलेगा, मगर सालार का चेहरा अचानक सख्त हो गया और उसने दहाड़ते हुए कहा, इनाया, तुम हो क्या चीज़? तुम्हारे दिमाग में अकल नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं? तुमने अपनी जान इतने बड़े खतरे में क्यों डाली? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं किसको जवाब देता? बेवकूफ़ लड़की, सरदारनी बनने का इतना ही शौक़ है तो पहले ये जान लो कि बहादुरी और बेवकूफ़ी में फ़र्क होता है। तुम अंदर कमरे में क्यों नहीं छुप गई थी? इनाया का चेहरा जो अभी गर्व से दमक रहा था एकदम से मुरझा गया। उसने भर्राई आवाज़ में कहा, सालार जी, मैंने जो कुछ किया इस घर की इज्जत बचाने के लिए किया। क्या आपको मेरी जान की फिक्र है या सिर्फ अपनी आन की? मैंने नौकरों को भागने से रोका, क्या ये गलत था? सालार ने उसका बाजू पकड़कर एकदम मरोड़ दिया और उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, हाँ गलत था, क्योंकि तुम मेरी सबसे बड़ी कमजोरी हो। अगर दुश्मनों को पता चल जाता कि तुम बाहर सब संभाल रही हो तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते थे। तुमने तो मुझे जीते जी मार ही देना था। दोबारा कभी ऐसी बेवकूफ़ी मत करना कि मेरी इजाज़त के बगैर मौत के मुंह में चली जाओ। अब जाओ यहाँ से, मेरे सामने से हट जाओ। सालार ने उसे झिड़क कर परे कर दिया। इनाया की आंखों से आंसू बह निकले और वो खामोशी से अपने कमरे की तरफ भाग गई। उसे समझ नहीं आ रहा था सालार की सख्ती में उसकी फिक्र छुपी थी या उसकी सरदारी की वो अना जो किसी औरत को खुद से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकती थी। आरजू तुरंत उसके पीछे आई और उसे दिलासा देने लगी, भाभी, भाई बहुत डर गए थे इसीलिए गुस्सा कर रहे थे। मगर इनाया का दिल टूट चुका था। वो सोच रही थी कि जिस वफा और हिम्मत का उसने प्रदर्शन किया उसका सिला उसे डांट और फटकार की सूरत में मिला है। हवेली में अब खामोशी तो थी मगर इनाया के दिल में एक नई जंग शुरू हो चुकी थी। उसे एहसास हो रहा था कि सालार की मोहब्बत भी उसके गुस्से की तरह तकलीफ से भरी है और इस घर में अपनी पहचान बनाना जितना वो आसान समझ रही थी उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल और उलझा हुआ काम है। वो बिस्तर पर लेटी बस छत को देखती रही जबकि बाहर सालार अभी भी गुस्से में टह रहा था और अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के मंसूबे बना रहा था। मगर उसके दिमाग के कोने में इनाया की वो बहादुर झलक बार बार आ रही थी जिसने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। हवेली की उस खौफनाक रात के बाद इनाया के अंदर जैसे कुछ टूट कर बिखर सा गया था, मगर इस टूटन के साथ एक नई हिम्मत भी इनाया के अंदर जाग उठी थी जो इससे पहले उसके वजूद में कहीं नहीं थी। अगली दोपहर जब सालार अपने कमरे में सोफे पर बैठा किसी फाइल को देख रहा था, इनाया कमरे में दाखिल हुई और सीधे उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। सालार ने सिर उठाकर उसे देखा और फिर नज़र दोबारा फाइल पर जमा ली, मगर इनाया आज खामोश रहने के लिए नहीं आई थी। सालार जी, मुझे आपसे बात करनी है और आज आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। इनाया की आवाज़ में वो कंपन नहीं था जो हमेशा होता था। सालार ने बेहद रुखाई से कहा, कहो, क्या कहना चाहती हो? अगर कल रात वाली बात पर माफ़ी मांगनी है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। इनाया ने कड़वी मुस्कान के साथ उसे देखा और अगले ही पल जवाब दिया, माफ़ी किस बात की? इस बात की कि मैंने आपके घर की इज्जत बचाई या फिर इस बात की कि मैं एक जीती जागती इंसान हूँ जिसके पास अक्ल भी है, हिम्मत भी और हौसला भी। सालार जी, मैं थक गई हूँ इस हवेली की दीवारों से और आपकी सरदारी की अना से, जिसमें मुझे सिर्फ एक सजा हुआ गुड्डा बनाकर रखा गया है, जिसे जब चाहा झड़क दिया और जब चाहा अपनी मिल्कियत समझकर पास बुला लिया। मैं कोई बेजान चीज़ नहीं हूँ। मैं शहर में रहकर ख्वाब देखती थी। मैंने पढ़ा था कि ज़िंदगी में अपनी पहचान होनी चाहिए, मगर यहाँ आकर मुझे एहसास हुआ कि मेरी पहचान सिर्फ आपकी मनकूहा होना है, जिसकी अपनी कोई आवाज़ नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। सालार ने मेज पर फाइल पटकी और गुस्से से खड़ा हो गया। इनाया, अपनी हद पार मत करो। तुम्हें यहाँ ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है, तुम्हें किस बात की कमी है? इनाया ने तड़प कर कहा, मुझे मेरी जात की कमी है सालार। मैंने फैसला कर लिया है, मैं यहाँ अब ऐसे नहीं रहूँगी। मैं शहर वापस जाकर अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करूँगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास वो ताकत हो कि मैं सच और झूठ का फैसला कर सकूँ और किसी के सामने सिर झुकाकर न जाऊँ। सालार उसकी बात सुनकर सकते में आ गया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, अम्मा जी जो दरवाजे के बाहर से ये अंदर होने वाली सारी बातें सुन रही थीं, तिलमिलाती हुई अंदर दाखिल हुई और चिल्लाकर बोली, ये क्या लेक्चर झाड़ रही हो इनाया? सरदारों की बहू अब शहर जाकर कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाएगी? तुमने क्या हमें कहीं का नहीं छोड़ा?
सालार, इस लड़की के सर से पढ़ाई का भूत उतारो, वरना लोग कहेंगे सरदार अपनी बीवी को काबू नहीं कर सका। अम्मा जी की आवाज़ पूरी राहदारी में गूंज रही थी, मगर इनाया ने बड़ी हिम्मत से उनकी तरफ देखा और बोली, अम्मा जी, मैं कोई गुनाह करने नहीं जा रही, मैं अपना हक मांग रही हूँ जो मेरे बाप ने मुझे दिया था। सालार जी, आप खामोश क्यों हैं? क्या आपको भी लगता है कि पढ़ाई करना सरदारों के खिलाफ है? सालार काफ़ी देर तक खामोश खड़ा रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। वो जानता था कि इनाया जो मांग रही है, जो कह रही है, वो गलत नहीं है, बल्कि ये उसका हक है, मगर उसके अंदर का गुरूर उसे रोक रहा था। अम्मा जी लगातार उसे उकसा रही थी कि वो इनाया को कमरे में बंद कर दे, मगर सालार ने एक लंबी सांस ली और दराज से सादा कागज निकाल पर उस पर कुछ लिख दिया और अपने साइन कर दिए। उसने वो कागज इनाया की तरफ बढ़ाया और सपाट लहजे में बोला, ये लो तुम्हारी आज़ादी का परवाना, शहर जाओ और जो पढ़ना है पढ़ो। तुम्हारी पढ़ाई के सारे खर्चे और शहर में रहने का खर्चा मेरे अकाउंट से पूरा किया जाएगा। मगर याद रखना इनाया, अगर एक बार तुम इस हवेली की दहलीज पार करोगी तो वापसी का रास्ता तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इनाया ने लरजते हाथों से वो कागज पकड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर कदमों में ताकत भी थी। अम्मा जी ने गुस्से से अपने माथे पर हाथ मारा और बद्दुआएं देती हुई वहां से निकल गईं। इनाया ने खामोशी से अपना बैग तैयार किया। उसमें उसके शहर के पुराने कपड़े और कुछ किताबें थीं। सालार पूरे वक्त खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था, जैसे वो इनाया का सामना नहीं करना चाहता था। जब इनाया जाने के लिए तैयार हुई तो वो उसके करीब आई और धीमी आवाज़ में बोली, शुक्रिया सालार जी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरी बात मानेंगे। सालार ने मुड़कर उसे नहीं देखा, बस इतना कहा, एक बात कभी मत भूलना इनाया कि तुम मेरी मनकूहा हो। गाड़ी बाहर खड़ी है, खान बाबा तुम्हें स्टेशन तक छोड़ आएंगे, अपना ख्याल रखना। इनाया कमरे से बाहर निकली तो राहदारी में आरजू खड़ी रो रही थी। इनाया ने उसे गले लगाया और कहा, रो मत आरजू, मैं हार कर नहीं जा रही, मैं खुद को तलाश करने जा रही हूँ। हवेली के गेट पर खड़े खान बाबा उदास थे। इनाया ने आखिरी बार हवेली की उन ठंडी बेजान दीवारों को देखा जहाँ उसने अपनी ज़िंदगी के कुछ मुश्किल महीने गुजारे थे। उसे सालार के वो शब्द याद आ रहे थे जो उसने पहली रात कहे थे, और उसे वो बेरुखी भी याद आ रही थी जो उसे रोज़ सहनी पड़ती थी। जैसे ही इनाया गाड़ी में बैठी उसने देखा कि सालार अपने कमरे की बालकनी में खड़ा उसे देख रहा था। उनकी नज़रें एक पल के लिए आपस में मिलीं और उस एक पल में हजारों सिसकियां और शिकायतें जैसे खामोशी में घुल गईं। इनाया ने नज़रें फेर लीं और गाड़ी धूल उड़ाती हुई हवेली से दूर निकल गई। ये एक उदास अलविदाई पल था, ऐसी विदाई जिसमें कोई शहनाई नहीं बजी थी, बल्कि सर पर खामोश बगावत और भविष्य के कठिन फैसलों की तलाश थी। इनाया को मालूम था कि अब उसकी ज़िंदगी का नया चैप्टर शुरू हो रहा है, जहां उसे अकेले लड़ना है, मगर उसके दिल के किसी कोने में अभी भी सालार की वो खामोश इजाज़त एक सहारे की तरह मौजूद थी, जिसने उसे टूटने से बचा लिया था। गाड़ी के शीशे से पीछे छूटती हवेली अब उसे कैद खाने की तरह लग रही थी, जिससे वो आज आज़ाद हो गई थी, भले ही उस आज़ादी की कीमत उसे आने वाले वर्षों में चुकानी थी। 3 साल का लंबा अरसा गुजर चुका था, मगर हवेली की दीवारों पर फैली हुई उदासी आज भी वैसी ही थी, जैसे वक्त वहीं थम गया हो। सरदार सालार की पर्सनालिटी में अब पहले से ज़्यादा ठहराव और एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। वो अब अक्सर रात गए तक अपने स्टडी रूम में फाइलों में काम करता रहता, या फिर बालकनी में खड़ा सिगरेट के धुएं में अपनी तन्हाइयों को तलाश करता। अम्मा जी अक्सर उसे देखकर ठंडी आहें भरती और कहती, सालार बेटा, अब तो बस भी कर दो, कितना काम करोगे, अपनी सेहत का भी ख्याल रखा करो। जब से वो शहर गई है तुमने तो जैसे जीना ही छोड़ दिया है। सालार ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपनी माँ की तरफ देखा और सपाट शब्दों में जवाब दिया, अम्मा जी, काम ही तो मुझे बिजी रखता है, वरना इस हवेली की खामोशी तो मुझे काटने को दौड़ती है। आप तो कहती थीं कि उसके जाने से घर का सिस्टम पहले से बेहतर हो जाएगा। अब देखिए क्या हाल है। आरजू की शादी हो गई, वो अपने घर चली गई, और आप और मैं इस बड़े से कैद खाने में अकेले रह गए हैं। अम्मा जी ने नज़रें झुका लीं, क्योंकि वो जानती थीं सालार की कड़वाहट के पीछे इनाया की वो कमी है जो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ शहर के कालीशान होटल के कॉन्फ्रेंस हॉल में रोशनी की चमक दमक थी, जहां बिजनेस लॉ पर एक इंटरनेशनल सेमिनार कंडक्ट किया जा रहा था। स्टेज पर एक कॉन्फिडेंस से भरी और
खूबसूरत ड्रेस में बैठी एक लड़की अपनी प्रेजेंटेशन दे रही थी, जिसके बोलने के अंदाज और दलीलों की मजबूती ने हॉल में मौजूद हर इंसान को प्रभावित कर रखा था। और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि इनाया थी। मगर अब वो पहले वाली लड़की नहीं रही थी, बल्कि एक कामयाब लॉ ग्रेजुएट थी जिसने अपनी मेहनत से शहर के बड़े हाई प्रोफाइल सर्कल में अपनी पहचान बना ली थी। उसकी दोस्त महरीन ने कॉन्फ्रेंस के बाद उसे गले लगाया और चहकते हुए बोली, इनाया, तुमने तो आज कमाल कर दिया। देखा ना कैसे सब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। क्या तुम्हें अभी भी वो हवेली याद आती है? इनाया ने लंबी आह भरी और दूर कहीं आसमान की तरफ देखते हुए कहा। महरीन, यादें जो इंसान का पीछा है न कभी नहीं छोड़ती, मगर अब मैं वो इनाया नहीं हूँ जिसे कोई अपनी मिल्कियत समझकर झटक दे। मैंने अपनी पहचान पाली है और अब मैं अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करती हूँ। कुछ दिनों के बाद सालार को एक बड़े काम के सिलसिले में उसी शहर के एक मशहूर लॉ फर्म के दफ्तर जाना पड़ा। वो अपने वकील दोस्त सलमान के साथ बैठा हुआ था कि सलमान ने एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, सालार, तुम्हारा जो ज़मीनों का केस उलझ गया है ना, उसे सुलझाने के लिए हमें एक नौजवान और बहुत काबिल वकील की मदद लेनी पड़ेगी। उसने हाल ही में कई बड़े केस जीते हैं और वो तुम्हारे इलाके के रस्मों रिवाजों से भी अच्छी तरह परिचित है। सालार ने बेजारी से पूछा, कौन है वो, क्या नाम है उसका? सलमान ने मुस्कुराते हुए एक मैगजीन उसकी तरफ बढ़ाई जिसके फ्रंट पेज पर इनाया की तस्वीर थी और नीचे बड़े शब्दों में लिखा था, इनाया सालार, कानून की दुनिया में उभरता हुआ नाम। सालार को जैसे जोरदार झटका लगा। उसका हाथ कागज पर ठिठक गया और वो एकदम बोला, इनाया, ये इनाया है। सलमान ने हैरानी से पूछा, क्या तुम इसे जानते हो? सालार की आंखों के सामने जैसे फिल्म की तरह वो पुराना वक्त चलने लगा जब उसने इनाया को एक उदास अलविदा कहा था। उसने अपनी हल्की कांपती आवाज़ में कहा, सलमान, ये मेरी बीबी है, वही जिसे मैं 3 साल पहले ये कहकर विदा कर चुका था कि अगर एक बार इस दहलीज से कदम बाहर निकाला तो वापसी का रास्ता तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। सलमान के मुंह से एकदम वाव निकल गया और वो बोला, यार सालार, तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो। आजकल उसे शहर की सबसे जहीन और जानी मानी वकील माना जा रहा है, मगर सुना है वो बहुत सख्त मिजाज है और अब प्रोफेशन के मामले में किसी की नहीं सुनती। सालार का दिल हथौड़े की तरह बज रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था, जिस लड़की को वो कभी सजा हुआ गुड्डा समझता था वो आज इस मुकाम पर खड़ी है जहाँ उसे खुद उसकी मदद की ज़रूरत पड़ गई। उसने मैगजीन पर हाथ रखा और उसे महसूस हुआ जैसे इनाया की तस्वीर उसे चुनौती दे रही हो। उसने सलमान से पूछा, क्या तुम मेरी उससे मुलाकात करवा सकते हो? सलमान ने कंधे उचकाते हुए कहा, कोशिश तो कर सकता हूँ, मगर वो बहुत बिजी रहती है और सुना है वो सरदारों और जागीरदारों के केसों में बहुत कम दिलचस्पी लेती है। सालार के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। उसने सोचा, वक्त ने कैसा बदला लिया है। कल मैं उसकी आज़ादी का फैसला कर रहा था और आज वो मेरी तकदीर का फैसला करने के काबिल हो गई है। उसे इनाया के वो आखिरी शब्द याद आए, मैं खुद को तलाशने जा रही हूँ। और आज उसे एहसास हुआ कि इनाया ने न सिर्फ खुद को ढूंढ लिया था, बल्कि सालार को भी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहाँ उसे अपनी अना की हर दरार साफ दिखाई दे रही थी। शहर की उस बड़ी सी बिल्डिंग में बैठकर सालार को पहली बार अपनी सरदारी बहुत छोटी महसूस होने लगी और उसे शिद्दत से उस पल का इंतजार होने लगा जब वो फिर इनाया के सामने खड़ा होगा, जिसके पास अब सिर्फ आंसू नहीं बल्कि दलील और ताकत भी थी। कुछ दिन के बाद शहर की एक 5 स्टार होटल का हॉल रोशनी और कारोबारी बातचीत से गूंज रहा था, जहां एक बड़े बिजनेस डिनर का इंतजाम किया गया था। सरदार सालार, जो हमेशा अपनी हवेली और इलाके का बादशाह रहा था, लेकिन अब इस पार्टी में, इस मॉडर्न माहौल में वो खुद को काफ़ी हद तक अजनबी महसूस कर रहा था। उसने हाथ में पकड़े गिलास के साथ दूर खड़ी एक औरत को देखा। उसके आसपास लोगों की भीड़ लगी थी और वो बड़े इत्मीनान से कानूनी पॉइंट्स पर बात कर रही थी। सालार का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया जब उसने पहचाना कि वो इनाया थी, वही इनाया जो कभी उसके सामने नजरें उठाकर नहीं देखती थी। आज वो एक काले सूट में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुरा रही थी। सालार ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और उसके करीब जाकर रुक गया। इनाया ने अपनी बात ख़त्म की और जैसे ही पीछे मुड़ी, सामने खड़े सालार को देखकर उसकी आंखों में एक पल के लिए भी वो पुरानी घबराहट नहीं आई। उसने बस एक पेशेवराना मुस्कुराहट के साथ सिर हल्का सा झुकाया और बोली, जी फरमाइए सरदार साहब, क्या आप भी किसी कानूनी मशवरे के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं? सालार को उसके लहजे की सर्द मेहरी ने अंदर तक काट कर रख दिया। उसने रुकते हुए कहा, इनाया, ये तुम क्या कह रही हो? क्या मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक क्लाइंट हूँ? इनाया ने बड़े सब्र से जवाब दिया, सरदार साहब,
इस जगह पर हम सब अपनी अपनी पहचान के साथ मौजूद हैं। मेरी पहचान इस वक्त एक वकील की है। अगर आपको मेरे काम के बारे में कोई बात करनी है तो आप कल मेरे ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेकर आ जाएं। अभी मैं अपने दूसरे मेहमानों को वक्त देना चाहती हूँ। माफ़ी चाहती हूँ। इतना कहकर वो ऐसे मुड़ी जैसे सालार उसके लिए कोई आम सा राहगीर हो। सालार वहीं खड़ा रह गया। उसे लगा जैसे किसी ने भरी महफिल में उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया हो। वो अपने गुरूर के जख्म सहलाता रहा। कुछ देर के बाद डिनर ख़त्म हुआ और इनाया अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। सालार ने जल्दी से आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया और जज्बात से भरी आवाज़ में कहा, इनाया, मेरी बात सुनो। तुम इस तरह मुझसे अजनबियों की तरह नहीं मिल सकती। तुम बदल गई हो, बहुत बदल गई हो। इनाया ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलने से पहले रुककर उसकी आंखों में आंखें डाली और फिर सपाट लहजे में जवाब दिया, सालार, बदलना वक्त की ज़रूरत थी। जिस इनाया को आप जानते थे उसे तो आपने खुद अपनी बेरुखी और सरदारी के घमंड से मार दिया था। आज जो आपके सामने खड़ी है वो उसी लड़की की राख से पैदा हुई है जिसे आपने सिर्फ सजा हुआ गुड्डा समझा था। अब मुझे देर हो रही है, प्लीज़ रास्ता छोड़िए। सालार ने तड़प कर कहा, इनाया, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम्हारा निकाह हुआ है मुझसे। इनाया ने ठंडी मुस्कुराहट के साथ कहा, निकाह का रिश्ता सिर्फ कागज़ पर दस्तखत करने या कबूल है कह देने से नहीं बनता सरदार साहब। उसके लिए दिल में जगह होनी चाहिए जो आपने मुझे कभी नहीं दी। और अब आपकी सरदारी यहाँ नहीं चलेगी। वो गाड़ी में बैठी और सालार को वहीं सड़क पर किनारे तन्हा छोड़कर निकल गई। सालार हारे हुए कदमों के साथ अपने होटल के कमरे में वापस आया। उसने कमरे की लाइटें बंद कर दी और अंधेरे में खिड़की के पास जाकर बैठ गया। बाहर शहर की रोशनियां उसे चुभती हुई महसूस हो रही थीं। उसे इनाया की वो पहली रात याद आई जब वो पानी के ठंडे छींटों से हड़बड़ाकर उठी थी। उसे वो दिन याद आया जब उसने इनाया की बहादुरी दिखाने पर उसे बुरी तरह झाड़ दिया था। और वो पल भी याद आया जब उसने उसे पैसों की गड्डी देकर अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की थी और आज़ादी का कागज़ थमाकर ये सोच लिया था कि उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। सालार को आज पहली बार एहसास हुआ कि उसने हीरे को खो दिया है। वो लड़की जो उसके एक इशारे पर अपनी जान निछावर करने को तैयार थी, आज उसे पहचानने से भी इनकार कर रही थी। सालार ने सोचा, काश उस दिन उसने गुरूर की जगह थोड़ी सी मोहब्बत दिखाई होती तो आज उसे यूँ शहर की सड़कों पर एक क्लाइंट बनकर जलील न होना पड़ता। उसे अपनी हर गलती एक एक करके याद आने लगी जो उसने सरदारी के गुरूर में की थी। इनाया की वो कॉन्फिडेंस से भरी नज़रें साफ बता रही थीं कि अब वो उसके काबू में आने वाली नहीं है। सालार ने दूसरी सिगरेट सुलगाई और धुएं के उन छल्लों में इनाया का अक्ष तलाश करने लगा। उसे शिद्दत से महसूस हो रहा था कि उसकी लंबी चौड़ी जायदाद और सरदारी इनाया की एक मुस्कुराहट के सामने बिल्कुल भी कुछ नहीं है। उसे अपनी हार साफ दिखाई दे रही थी और उस हार का दर्द उसकी रूह को झुलसा रहा था। वो रात सालार के लिए एक सदी की तरह लंबी हो गई थी, जहां उसे पहली बार अपनी ही आप से नफरत होने लगी थी। अगले दिन शहर के एक बहुत बड़े कारोबारी मरकज़ की बुलंद बिल्डिंग में बने इनाया के ऑफिस के बाहर सालार की मौजूदगी वहाँ मौजूद हर इंसान के लिए हैरत का कारण बनी थी, क्योंकि वो इंसान जो कभी किसी के सामने नहीं झुका था आज एक आम क्लाइंट की तरह अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। जैसे ही इनाया के असिस्टेंट ने उसे अंदर जाने का इशारा किया, सालार ने गहरी सांस ली और अपने गुरूर को बाहर की राहदारी में छोड़कर कमरे में दाखिल हुआ। इनाया अपनी मेज पर झुकी हुई कुछ फाइलें देख रही थी। उसने सिर उठाया और सालार को सामने देखकर उसके चेहरे पर कोई हैरत नहीं आई। उसने बड़े नपे तुले शब्दों में कहा, जी सरदार साहब, फरमाइए, आज आपको मुझसे क्या काम है। सालार ने सामने रखी कुर्सी पर बैठते हुए धीमी आवाज़ में जवाब दिया, इनाया, वो ज़मीनों का केस जिसके बारे में जाहिद ने बताया था उसमें कुछ कानूनी उलझने हैं। मैं चाहता था तुम खुद इसका जायजा लो क्योंकि तुम उन इलाकों के हालात को मुझसे बेहतर समझती हो। इनाया ने उसकी बात पर एक ठंडी मुस्कुराहट के साथ फाइल की तरफ इशारा किया और बोली, सालार जी, आपको पता है मेरे पास वक्त की कितनी कमी है और ये केस कोई भी आम वकील लड़ सकता है। आप यहाँ बार बार क्यों आ रहे हैं? सालार ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैं यहाँ सिर्फ केस के लिए नहीं आ रहा इनाया, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। केस के लिए नहीं आ रहा इनाया, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। मैं इस दूरी को ख़त्म करना चाहता हूँ जो मेरी गलतियों ने पैदा की है। इनाया ने उसकी बात काटते हुए इंटरकॉम पर हाथ रखा और अपने असिस्टेंट से कहा, अरसलान को अंदर भेजो। कुछ ही देर बाद एक अच्छी शकल सूरत वाला नौजवान अरसलान कमरे में दाखिल हुआ। वो इनाया के करीब आकर बड़े दोस्ताना अंदाज में बोला, इनाया,
वो क्लाइंट डिनर के लिए सब तैयार हो चुके हैं और मैं तुम्हारे लिए वो ख़ास गुलदस्ता भी मंगवा कर लाया हूँ जो तुम्हें बहुत पसंद है। इनाया ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया, तुम वाकई मेरा बहुत ख्याल रखते हो। सालार जो खामोशी से ये सब देख रहा था, उसके अंदर जलन की एक आग सी भड़क उठी। उसकी मुट्ठियां भींच गईं और माथे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। उसे ये मंजर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई दूसरा मर्द इनाया से इतनी अपनाइयत से बात करे। जैसे ही अरसलान बाहर निकला, सालार ने कुर्सी छोड़कर मेज पर झुकते हुए गुस्से से कहा, ये कौन है इनाया, और ये तुमसे इस तरह क्यों बात कर रहा था? क्या तुम भूल गई हो कि तुम अभी तक मेरे निकाह में हो? इनाया ने बड़े सब्र से अपना चश्मा उतारा और सालार की आंखों में आंखें डालकर कहा, निकाह का मतलब ये नहीं कि मैं किसी से बात न करूं या कोई मेरा ख्याल न रखे। अरसलान मेरा कलीग है, एक अच्छा इंसान है। उसने मुझे उस वक्त सहारा दिया जब मैं शहर में अकेली थी और आप हवेली में अपनी सरदारी का जश्न मना रहे थे। इसीलिए अब आपको जलन करने का कोई हक नहीं। सालार का गुस्सा एकदम झाग की तरह बैठ गया और उसकी जगह गहरा दर्द आकर ठहर गया। वो दोबारा कुर्सी पर बैठ गया और अपना सिर हाथों में गिराकर बोला, इनाया, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मैंने तुम्हें सिर्फ एक जायदाद समझा और तुम्हारे जज्बातों को पैरों तले रौंद दिया। मगर इनाया, यकीन मानो, इन 3 सालों में मैं एक पल भी सुकून से नहीं रहा हूँ। मुझे हर तरफ तुम्हारी आवाज़ सुनाई देती है। मैं आज यहाँ तुम्हें अपनी सरदारी के जोर पर वापस लेने नहीं आया और ना ही मैं तुम्हें कोई हुक्म दे रहा हूँ। मैं तो अपनी हार को स्वीकार करने आया हूँ इनाया। मैं हार गया हूँ तुम्हारी खामोशी और इस बदले हुए रूप के सामने। मैं तुम्हें अपनी ज़रूरत समझकर वापस लेने आया हूँ। मेरा घर, मेरी हवेली, मेरी ज़िंदगी तुम्हारे बगैर एक रेगिस्तान की तरह बन गई है। मुझे वो पुरानी इनाया भी याद है और मैं इस नई इनाया का भी सम्मान करना सीख गया हूँ। बस एक बार मेरी तरफ देखो और मुझे माफ़ कर दो। इनाया की आंखों में पहली बार नमी आई। उसने सालार को इस तरह कभी टूटा हुआ नहीं देखा था, मगर उसने अपने शब्दों को सख्त रखते हुए कहा, सालार जी, माफ़ी इतनी आसान नहीं होती। आपने मेरा विश्वास तोड़ा है, मेरा मान तोड़ा है। उससे जुड़ने में वक्त लगेगा। आप जा सकते हैं, मुझे अभी बहुत काम है। सालार उठा और कमरे के दरवाजे तक पहुंचकर एक बार मुड़ा और धीमी आवाज़ में कहा, मैं कल फिर आऊँगा इनाया, और तब तक आता रहूँगा जब तक मुझे एक मौका और नहीं दे देती। वो वहाँ से निकल गया, मगर इनाया देर तक अपनी कुर्सी पर बैठी रही। उसके दिल में अब 2 अलग अलग जज्बातों की जंग हो रही थी। एक तरफ अतीत की कड़वी यादें थीं और दूसरी तरफ सालार का बदला हुआ अंदाज जो उसे पुकार रहा था। उसे अंदर से महसूस हो रहा था, आज पहली बार सालार ने उसे एक इंसान के तौर पर देखा था और ये उसकी जीत थी। मगर उसे ये भी मालूम था, इस जीत का सफ़र अभी अधूरा है। ऑफिस की खिड़की से बाहर शहर का हंगामा जारी था, मगर इनाया के अंदर एक अजीब सी खामोशी उतर रही थी। उसे मालूम था अब ये दास्तान एक नए रुख पर मुड़ने वाली है, जहां गुरूर की जगह मोहब्बत दस्तक देने वाली थी। शहर की चकाचौंध में अभी सालार और इनाया के बीच जज्बातों की ठंडी जंग जारी थी कि अचानक हवेली से आने वाले एक फ़ोन कॉल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। खान बाबा की कांपती आवाज़ फ़ोन पर गूंजी, सरदार साहब, अम्मा जी की हालत बहुत बिगड़ गई है। वो बार बार इनाया बीबी का नाम ले रही हैं और डॉक्टर कह रहे हैं उनका दिल बहुत कमज़ोर हो गया है। साला ने यह खबर इनाया को सुनाई तो उसके चेहरे पर एक पल के लिए वही पुरानी परेशानी लौट आई। उसने बिना किसी बहस के अपना बैग उठाया और सालार के साथ हवेली की तरफ रवाना हो गई। गाड़ी में दोनों के बीच एक बोझिल सी खामोशी थी, मगर इस बार इस खामोशी में नफरत नहीं बल्कि एक अनजाना सा डर था। हवेली पहुंचते ही इनाया सीधी अम्मा जी के कमरे में गई, जहां वो पीली रंगत के साथ बिस्तर पर लेटी करा रही थी। जैसे ही अम्मा जी की नज़र इनाया पर पड़ी, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते हाथों से इनाया का हाथ थाम लिया और भर्राई हुई आवाज़ में बोली, इनाया बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी अना और पुरानी दुश्मनियों की भेंट चढ़ाया। मैंने तुम्हें इस घर में कभी सुकून की सांस नहीं लेने दी, मगर आज जब मैं मौत के करीब हूँ तो मुझे एहसास हो रहा है कि इस हवेली की असली बरकत तुम हो। इनाया ने उनके हाथों को थाम लिया और धीमी आवाज़ में कहा, अम्मा जी, आप ऐसी बातें मत करें। गुजरे वक्त को हम बदल नहीं सकते, मगर आने वाला वक्त हमारे हाथ में है। आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखें। अब मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। अगले कुछ दिनों में इनाया ने किसी अनुभवी सरदारनी की तरह घर का सारा इंतजाम संभाल लिया। उसने न सिर्फ अम्मा जी की सेवा की, बल्कि घर के बिखरे हुए मामलों को भी अपनी कानूनी और इंतजामी सलाहियत से सुलझा दिया। सालार ये सब दूर खड़ा देखता रहा। उसे हैरत हो रही थी
वही इनाया जो कभी किचन में नौकरों से भी झिझकती थी, आज पूरे आत्मविश्वास के साथ सबको हिदायत दे रही थी। एक रात जब अम्मा जी की तबीयत को संभल गई और हवेली में सुकून की सांस ली गई, तो सालार और इनाया हवेली की छत पर आमने सामने खड़े थे। आसमान पर चांद पूरी आभा के साथ चमक रहा था और ठंडी हवा राहदारियों से टकरा रही थी। सालार ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, इनाया, तुमने जिस तरह अम्मा जी को संभाला है और इस घर को दोबारा जीने का ढंग सिखाया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तुम चाहती तो अपने साथ हुई ज्यादतियों का बदला ले सकती थीं, मगर तुमने मोहब्बत को चुना। इनाया ने मुडेर पर हाथ रखकर दूर फैले खेतों की तरफ देखकर जवाब दिया, सालार जी, बदला लेने से सुकून नहीं मिलता, और फिर शिक्षा ने मुझे यही सिखाया है कि ताकत का सही इस्तेमाल माफ़ करना होता है। मैं उस दिन शहर भागकर नहीं गई थी, बल्कि मैं अपनी पहचान लेने गई थी, ताकि जब मैं छत पर दोबारा खड़ी होऊं तो आपकी आंखों में मेरे लिए तरस नहीं बल्कि बराबरी का एहसास हो। सालार उसके करीब आया, उसका हाथ थाम कर बोला, इनाया, मैं तुम्हें बहुत देर से समझ पाया। मैंने सोचा था सरदारी सिर्फ हुक्म देने का नाम है, मगर तुमने मुझे सिखाया कि असली सरदारी तो कुर्बानी और बड़े दिल का नाम है। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी कि मैं उन तमाम कड़वाहटों को मिटा सकूं जो मैंने तुम्हारी ज़िंदगी में भरी थी? इनाया ने मुड़कर सालार की आंखों में देखा, जहां गुरूर की जगह शर्मिंदगी और सच्ची तड़प थी। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, सालार जी, जिंदगी हमें हमेशा दूसरा मौका देती है। शर्त बस ये है कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार करें। मैं आपको माफ़ कर चुकी हूँ, मगर अब हमें एक दूसरे को नए सिरे से समझना होगा। न मैं वो डरी हुई लड़की हूँ और न आप अब वो जालिम सरदार। अब हम दो इंसान हैं जो एक दूसरे के साथी बनना चाहते हैं। सालार ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और इनाया से वादा किया कि अब इस हवेली की दरो दीवार पर सिर्फ उसकी सरदारी नहीं बल्कि उनकी मोहब्बत की कहानी लिखी जाएगी। दोनों देर तक छत पर बैठे भविष्य के ख्वाब बुनते रहे और यूं बरसों की अधूरी कड़वाहट का फैसला एक रात की बातचीत ने हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। अब हवेली की ठंडी दीवारें पहली जैसी बेरहम नहीं लग रही थीं, बल्कि उनमें एक नई जिंदगी की लहर दौड़ती महसूस हो रही थी। हवेली का माहौल आज बरसों के बाद किसी उदास खाने की तरह नहीं बल्कि एक खुशबूदार ख्वाब की तरह महक रहा था, क्योंकि आज सरदार सालार की मनकूहा इनाया की बाकायदा विदाई का दिन था। ये कोई रिवायती शादी नहीं थी, बल्कि ये दो अनाओं की हार और दो दिलों की जीत का जश्न था। सालार ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार हवेली को चिरागों से सजाने का हुक्म दिया था। हर तरफ गुलाबों की महक फैली हुई थी। अम्मा जी, जो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थीं, खुद इनाया को तैयार करवाने के लिए कमरे में मौजूद थीं। उन्होंने इनाया के सिर पर लाल दुपट्टा जमाते हुए उसके माथे को चूमा और भीगी आंखों से बोली, इनाया बेटी, आज मैं तुम्हें वो सब दे रही हूँ जो मैंने बरसों पहले तुमसे छीन लिया था। तुम इस घर की इज्जत भी हो और इस घर की रूह भी। सालार बाहर बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वो काली शेरवानी में किसी राजकुमार की तरह खूबसूरत लग रहा था, मगर उसकी आंखों में आज वो पुरानी सख्ती दिखाई नहीं दे रही थी, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी और चाहत झलक रही थी। जब इनाया कदम कदम चलते हुई हॉल में आई तो सालार की नज़रें उस पर जमकर रह गईं। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही लड़की है जिसे उसने कभी ठुकरा दिया था। मौलवी की छोटी सी दुआ के बाद जब वो दोनों उसी कमरे में दाखिल हुए जहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ था, तो वहाँ का मंजर ही बदला हुआ था। अब वहाँ सिर्फ सालार की सरदारी की निशानियाँ नहीं थीं, बल्कि इनाया की किताबें, उसकी पहचान और उन दोनों की नई जिंदगी की परछाइयाँ मौजूद थीं। सालार ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और इनाया के करीब आकर उसके दोनों हाथ थाम लिए। इनाया ने नज़रें झुका लीं तो सालार ने बड़े प्यार से उसकी ठोड़ी को ऊपर उठाया और उसकी आंखों में झांकते हुए धीमी आवाज़ में कहा, इनाया, मुझे याद है, इसी कमरे में मैंने तुमसे कहा था कि अब आई हो तो खुश करके जाओ। आज मैं अपने वो शब्द वापस लेता हूँ, क्योंकि आज तुम आई नहीं हो, बल्कि मैं तुम्हें अपनी पूरी ज़िंदगी सौंपने आया हूँ। आज तुम सिर्फ मेरी मनकूहा नहीं, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत हो। इनाया ने मुस्कुराकर सालार के सीने पर हाथ रख दिया और बोली, सालार जी, रास्ते कितने ही कठिन क्यों ना हो, अगर हम सफ़र सच्चा हो तो मंजिल मिल ही जाती है। मैं इसलिए नहीं पढ़ी कि आपसे दूर हो जाऊं, बल्कि इसलिए पढ़ी थी कि इस काबिल हो सकूं, आपके साथ बराबरी से खड़ी हो सकूं। सालार ने उसे अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए कहा, और तुमने साबित कर दिया, एक औरत अगर ठान ले तो वो सरदारों के तख्त को भी हिला सकती है और पत्थर दिलों को भी मोम कर सकती है। फिर सालार ने दराज से एक फ़ाइल निकाली और इनाया के हाथ में देते हुए कहा, ये देखो, ये उस स्कूल और डिस्पेंसरी के कागजात हैं जो मैंने तुम्हारे नाम पर रजिस्टर करवाए हैं। मैं चाहता हूँ अब हम मिलकर इस इलाके की उन लड़कियों के लिए काम करें जिनके ख्वाब
हवेली की दीवारों के पीछे दम तोड़ देते हैं। इनाया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। उसे महसूस हुआ कि उसकी पढ़ाई, उसकी शिक्षा, उसकी मेहनत आज सच में कामयाब हो गई है। ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, बल्कि एक नए दौर का आगाज था, जहां मोहब्बत के साथ साथ सम्मान भी था। रात की खामोशी में हवेली के चिराग अभी जल रहे थे, मगर अब वे किसी पहरेदारी के लिए नहीं, बल्कि उम्मीद की रोशनी फैलाने के लिए थे। सालार और इनाया ने एक दूसरे का हाथ थामकर ये वादा किया कि वे अपनी ज़िंदगी को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित करेंगे। और यह गुरूर और जिद मोहब्बत में बदल गई, जिसकी मिसाल बरसों तक इलाके में दी जाती रही कि कैसे एक सरदार ने अपनी जीत, अपना गुरूर, अपनी अना कुर्बान करके मोहब्बत को जीत लिया, और कैसे एक लड़की ने अपनी खामोश बगावत से अपनी तकदीर और अपनी पहचान खुद बना ली।